हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं समाजशास्त्र, जो कि क्लास 12th का एनसीईआरटी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, इसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो आप लोग अगर पहला चैप्टर देखना चाहो तो जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आईएएस और पीसीएस का एनालिसिस किया जाता है, और अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पिछले अध्याय का रिव्यू दिया गया है कि हमने पिछले अध्याय में यह जाना कि किस प्रकार उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तनों ने भारतीय सामाजिक संरचना में बदलाव उत्पन्न किए। औद्योगिकरण और नगरीकरण ने जनजीवन में रूपांतरण किया। कुछ लोगों ने खेत के स्थान पर कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। बहुत से लोग गांवों को छोड़ शहरों में रहने लगे, या कि रहने और कार्य करने की प्रणालियाँ अर्थात संरचनाओं में परिवर्तन हुआ। संस्कृति, जीवन शैली, प्रारूप, मूल्य, फैशन और यहाँ तक कि भाव भंगिमाओं में भी गुणात्मक बदलाव हुए। समाजशास्त्रियों की समझ में सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिसे कि सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। आपने पहले ही अध्याय 1 में उन संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन कर लिया है जिन्हें उपनिवेशवाद ने उत्पन्न किया। इस अध्याय में आप यह जानेंगे कि वे संरचनात्मक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, दूसरा चैप्टर का यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये राजा राम मोहन राय हैं, और यहाँ पंडित रमाबाई और सर सैयद अहमद खां। तो जानिए, आप जान चुके हैं कि उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन पर दूरगामी प्रभाव डाले। 19वीं सदी में हुए समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब थे जिन्हें औपनिवेशिक भारत महसूस कर रहा था। आप संभवतः उन सभी सामाजिक पहलुओं से अवगत हो जिन्हें भारतीय समाज में सामाजिक कुरीति माना जाता था। उन सामाजिक कुरीतियों से भारतीय समाज बुरी तरह से ग्रस्त था। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध और जाति भेद कुछ इस प्रकार की कुरीतियाँ थीं। ऐसा नहीं है कि उपनिवेशवाद से पूर्व भारत में इन सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष न हुए हो। ये बौद्ध धर्म के केंद्र में थे। ऐसे कुछ प्रयत्न मुख्यतः भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के केंद्र में भी थे। 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आधुनिक संदर्भ एवं मिश्रित विचारों से संबंध थे। यह प्रयास पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार एवं प्राचीन साहित्य के प्रतीक नई दृष्टि के मिले जुले रूप से में उत्पन्न हुए थे। तो देखिए, ये कैसे पहले के समय में कैसे कौन से समाज में कैसे विरोध उत्पन्न हुए थे और कैसे जाति भेद थे, कैसे लोगों के बीच में भेदभाव किए जाते थे। 18वीं शताब्दी में क्या था, 19वीं शताब्दी में कैसी कुरीतियाँ और कैसे परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा थी, उसके बारे में बताया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। और देखिए, यहाँ पे समाजशास्त्री सतीश सबरवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों की रूपरेखा से जुड़े निम्नलिखित 3 पहलुओं की विवेचना की है। देखिए, 3 पहलू क्या है? संचार माध्यम, संगठनों के स्वरूप तथा विचारों की प्रकृति। फिर से देखिए, संचार माध्यम, संगठनों के स्वरूप और विचारों की प्रकृति। तो नई प्रौद्योगिकी ने संचार के विभिन्न स्वरूपों को गति प्रदान की। प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ तथा बाद में माइक्रोफोन लोगों के आवागमन एवं पानी के जहाज तथा रेल के आने से यह संभव हुआ। साथ ही रेल से वस्तुओं के आवागमन में नवीन विचारों को तीव्र गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। इससे नए विचारों को भी जैसे पंख लग गए। भारत में पंजाब और बंगाल के समाज सुधारकों के विचार विनिमय मद्रास और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों से होने लगे। बंगाल के केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास का दौरा किया। पंडिता रमाबाई ने देश के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया। इनमें से कुछ ने तो विदेशों का भी दौरा किया। ईसाई मिशनरी ने तो सुदूर क्षेत्रों जैसे आज के नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में भी गए। आधुनिक सामाजिक संगठनों जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज और पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1914 ईस्वी में अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना हुई। ये भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था थी। समाज सुधारकों ने सभाओं व गोष्ठियों के अलावा जनसंचार के माध्यम जैसे अखबार, पत्रिका आदि के माध्यम से भी सामाजिक विषयों पर वाद विवाद जारी रखा। समाज सुधारकों द्वारा लिखे हुए विचारों का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। उदाहरण के लिए विष्णु शास्त्री ने सन 1868 में इंद्रु प्रकाश ने विद्यासागर की स्थापना का मराठी अनुवाद प्रकाशित किया। स्वतंत्रता एवं उदारवाद के नवीन विचार, परिवार रचना एवं विवाह से संबंधित नए विचार, माँ एवं पुत्री की नवीन भूमिका एवं परंपरा एवं संस्कृति में
स्वचेतन गर्व के नवीन विचार आए, शिक्षा के मूल अत्यंत महत्वपूर्ण हुए। यह समझा गया कि राष्ट्र का आधुनिक बनना जरूरी है, लेकिन प्राचीन विरासत को बचाए रखना भी जरूरी है। महिलाओं की शिक्षा के विषय में भी व्यापक बहस हुई। यह महत्वपूर्ण है कि समाज सुधारक ज्योतिबा फूले, इन्हें ज्योतिबा भी कहा जाता है, ज्योतिबा फूले ने पूरे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। सुधारकों ने एकमत होकर ये माना कि समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। उनमें से कुछ का ये भी विश्वास था कि आधुनिकता के उदय से पहले भी भारत में स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थी, लेकिन बहुत से विचारकों ने इसका खंडन करते हुए यह माना कि महिला शिक्षा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को ही प्राप्त थी। इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा को न्यायोचित ठहराने के विचारों को आधुनिक व पारंपरिक दोनों ही विचारधाराओं का समर्थन मिला। सुधारकों ने आधुनिकता और परंपरा पर विस्तृत वाद विवाद भी किए। इस प्रसंग में ये जानना रोचक है कि ज्योतिबा फूले ने आर्यों के आगमन से पूर्व काल के को अच्छा माना, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के युग को गरिमा में माना। दूसरे शब्दों में 19वीं सदी में हो रहे सुधारों ने एक ऐसा दौर उत्पन्न किया जिसमें बौद्धिक तथा सामाजिक उन्नति के प्रश्न और उनकी पुनर्व्याख्या सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार के समाज सुधारकों आंदोलनों में कुछ विषयगत समानताएं थी, परंतु साथ ही अनेक महत्वपूर्ण असहमतियां भी थी। कुछ में उन सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंता थी जो उच्च जातियों के मध्यवर्गीय महिलाओं और पुरुषों से संबंधित थी, जबकि कुछ ने तो ये माना कि सारी समस्याओं का मूल कारण सच्चे हिंदुत्व के सच्चे विचारों का कमजोर होना था। कुछ के लिए तो धर्म में जाति एवं लैंगिक शोषण अंतर्निहित था। ये तो हिंदू धर्म में से संबंधित समाज सुधारक वाद विवाद था। इसी तरह मुस्लिम समाज सुधारकों ने बहुविवाह और पर्दा प्रथा पर सक्रिय स्तर पर बहस की। उदाहरण के लिए जहां आरा शाह नवाज ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह की कुप्रथा प्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जिस प्रकार का बहुविवाह मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्सों में होता है वह वस्तुतः कुरान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। ये शिक्षित औरतों की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदारों को बहुविवाह से रोकने से करे मतलब विवाह करने से रोके। बहुविवाह के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव से उर्दू भाषा के अखबारों, पत्रिकाओं आदि में एक बहस छिड़ गई। पंजाब से निकलने वाली महिलाओं की एक पत्रिका तहसीब-ए-निसवान ने खुलकर बहुविवाह विरोधी इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अन्य पत्रिकाओं ने इसका विरोध किया। चौधरी 1993 संबंधी 111 समुदायों के भीतर इस तरह की बहस उन दिनों आम बात थी। उदाहरण के लिए ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का विरोध किया। प्रतिवाद में बंगाल में हिंदू समाज के रूढ़िवादियों ने धर्म सभा का गठन किया, जिसकी तरफ से ब्रिटिश सरकार को एक याचिका भेजी गई। विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन, तो इस अध्याय में संस्कृतिकरण आधुनिकीकरण, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन। इस अध्याय में संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण एवं पश्चिमीकरण की अवधारणाओं का विभिन्न वर्गों में अध्ययन किया गया है। जैसे जैसे हम अपनी विवेचना में आगे बढ़ेंगे हम पाएंगे कि ये चारों अवधारणाएं कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं और कई स्थितियों में एक साथ पाई जाती हैं। ये कई स्थितियों में अलग अलग ढंग से सक्रिय होती हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं कि एक व्यक्ति एक जगह पर आधुनिक होता है तो दूसरी भिन्न स्थिति में वे पारंपरिक भी होता है। इस प्रकार की स्थिति भारतवर्ष में तथा अन्य अनेक गैर पाश्चात्य देशों में स्वाभाविक है, लेकिन आप जानते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु प्राकृतिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है, जैसा कि आपने अध्याय एक समाजशास्त्र परिचय में पढ़ा है। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि औपनिवेशिक आधुनिकता में आंतरिक विरोधाभास था। उदाहरण के लिए पश्चिमी शिक्षा को ले। औपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा से एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा में कुशल नए मध्यवर्गीय भारतीयों ने पश्चिम के अनेक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा, जाना तथा उनके उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से अवगत हुए। इन भारतीयों ने भारत को उदारता और प्रगतिशीलता के एक नए रास्ते पर लाने का सपना देखा कि लेकिन फिर भी औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वाभिमान को चोट लगी तो इन मध्यवर्गीय भारतीयों ने पारंपरिक ज्ञान और मेधा पर गर्व जताया। इस प्रवृत्ति को आप 19वीं सदी के सुधार आंदोलन में भी देख सकते हैं। देखिए ये चित्र कौन सा है, तो ये आधुनिक एवं परंपरा मिश्रण है। आगे आते हैं तीसरा पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार। तो संस्कृतिकरण के जानते हैं। संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति एम.एन. श्रीनिवास ने की। संस्कृतिकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह
उच्च जातियों विशेषकर द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुकरण करते हैं। संस्कृतिकरण के बहुआयामी प्रभाव हैं। इनके प्रभाव भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान व जीवन पद्धति में देखे जा सकते हैं। मूलतः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू समाज के अंतर्गत विद्यमान है। यद्यपि श्रीनिवास को गैर हिंदू संप्रदायों और समूहों में भी यह प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। विभिन्न श्रेणियों के अध्ययन से यह पाया गया है कि यह प्रक्रिया देश के विभिन्न हिस्सों में अलग ढंग से होती है। जिन क्षेत्रों में उच्च स्तरीय सांस्कृतिक जातियां प्रभुत्वशाली थी, उस क्षेत्र की संपूर्ण संस्कृति में किसी न किसी स्तर का संस्कृतिकरण हुआ। जहाँ गैर संस्कृतिकरण जातियां प्रभुत्वशाली थी, वहाँ की संस्कृति को इन जातियों ने प्रभावित किया। इस प्रक्रिया को श्रीनिवास ने विसंस्कृतिकरण की संज्ञा दी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। कई सदियों तक 19वीं शताब्दी के 3/4 भाग तक पारसियों को प्रभुत्वशाली माना जाता था। श्रीनिवास का तर्क है कि किसी भी समूह का संस्कृतिकरण उसकी परिस्थिति को स्थानीय जाति संस्तरण में उच्चता की तरफ ले जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि संस्कृतिकरण संबंधित समूह की आर्थिक अथवा राजनीतिक स्थिति में सुधार है, अथवा हिंदुत्व की महान परंपराओं का किसी स्रोत के साथ उसका संपर्क होता है। परिणामस्वरूप उस समूह में उच्च चेतना का भाव उभरता है। महान परंपराओं का यह स्रोत कोई तीर्थ स्थल हो सकता है, कोई मठ हो सकता है, अथवा कोई मंतांतर वाला संप्रदाय हो सकता है। लेकिन तीव्र असमानता वाला समाज जैसे भारतीय समाज में उच्च जातियों की जीवन शैली, अनुष्ठान, ज्ञान आदि को निम्न जातियों द्वारा अपनाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए अनेक सामाजिक रुकावटें हैं। वस्तुतः पारंपरिक तौर पर उच्च जाति के लोग उन निम्न जातीय लोगों को खंडित करते थे जो इस प्रकार की चेष्टा करने का साहस जुटा पाते थे। नीचे दिए गए उदाहरण से आप उपरोक्त विचार को समझ सकते हैं। कुमुद पावड़े ने अपनी आत्मकथा में स्मरण किया है कि कैसे एक दलित महिला संस्कृत की शिक्षक बनी। शायद यह एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें उन क्षेत्रों में जाने देता जिनमें अब तक लैंगिक परिस्थिति एवं जाति के आधार पर प्रवेश संभव नहीं था। शायद वो संस्कृत के ज्ञान के लिए इसलिए भी प्रेरित हुई ताकि वो मूल संस्कृत साहित्य में स्त्री और दलितों के बारे में कही गई बातों को जान सके। जैसे जैसे वो अपने अध्ययन में आगे बढ़ी, उन्हें अनेक प्रकार की सामाजिक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें आश्चर्य से लेकर ईर्ष्या तक सम्मिलित थे। साथ ही उसमें संरक्षित स्वीकृति से लेकर पूर्ण अस्वीकृति तक के स्वच्छ सम्मिलित थे। जैसा कि वह कहती हैं, इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अपनी जाति को भूलने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन यह प्रायः असंभव है। और इससे मुझे वो अनुभव याद आता है जो मैंने कहीं सुना था, जो जन्म से मिला हो और जो मरने के बाद भी नष्ट न हो, वो जाति है। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें व्यक्ति सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित समूहों के रीति रिवाज एवं नामों का अनुकरण कर अपनी परिस्थिति को उच्च बनाते हैं। संदर्भ प्रारूप अधिकतर आर्थिक रूप में बेहतर होता है। दोनों ही स्थितियों में यह संकेत विद्यमान है। जबकि जब व्यक्ति धनवान होने लगते हैं तो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को प्रतिष्ठित समूह भी स्वीकारने लगते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा की अनेक स्तरों पर आलोचना की गई है। सर्वप्रथम इस अवधारणा की आलोचना में यह कहा जाता है कि इसमें सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति का सामाजिक स्तरीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करती है को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इस प्रक्रिया से कोई संरचनात्मक परिवर्तन न होकर केवल कुछ व्यक्तियों का स्थिति परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि कुछ व्यक्ति असमानता पर आधारित सामाजिक संरचना में अपनी स्थिति में तो सुधार कर लेते हैं, लेकिन इससे समाज में व्याप्त असमानता व भेदभाव समाप्त नहीं हो जाते। दूसरा आलोचनात्मक पक्ष यह है कि इस अवधारणा की विचारधारा में उच्च जाति की जीवन शैली उच्च एवं निम्न जाति के लोगों की जीवन शैली निम्न है। अतः उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली का अनुकरण करने की इच्छा को वांछनीय और प्राकृतिक मान लिया जाता है। तीसरी आलोचना यह है कि इस संस्कृतिकरण की अवधारणा एक ऐसे प्रारूप को सही ठहराती है जो दरअसल असमानता और अपवर्जन पर आधारित है। इससे संकेत मिलता है कि पवित्रता और पवित्रता के जातिगत पक्षों को उपयुक्त माना जाए। चौथी आलोचना में यह कहा जाता है कि उच्च जाति के अनुष्ठानों, रिवाजों और व्यवहार को संस्कृतिकरण के कारण स्वीकृति मिलने से लड़कियों और महिलाओं को असमानता की सीढ़ी में सबसे नीचे धकेल दिया जाता है। इससे कन्या मूल्य के साथ दहेज प्रथा और अन्य समूहों के साथ जातिगत भेदभाव इत्यादि बढ़ गए हैं। पाँचवां
पांचवी, दलित संस्कृति एवं दलित समाज के मूलभूत पक्षों को भी पिछड़ापन मान मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए निम्न जाति के लोगों द्वारा किए गए श्रम को भी निम्न एवं श्रमदायक माना जाता है। उन कार्यों को सभ्य नहीं माना जाता है जिन्हें निम्न जाति के लोग करते हैं। उनसे जुड़े सभी कार्यों जैसे शिल्प, तकनीकी योग्यता, विभिन्न औषधियों की जानकारी, पर्यावरण का ज्ञान, कृषि ज्ञान, पशुपालन संबंधी जानकारी इत्यादि को औद्योगिक युग में गैर उपयोगी मान लिया गया है। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन एवं क्षेत्रीय स्वचेतना के विकास ने 20वीं शताब्दी में ऐसे प्रयासों को जन्म दिया जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाओं से संस्कृति के शब्दों एवं मुहावरों को हटा दिया गया। पिछड़े वर्गों के आंदोलनों का एक निर्णायक परिणाम यह हुआ कि जाति समूह एवं व्यक्तियों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता में पंथ निरपेक्ष कारकों की भूमिका पर बल दिया जाने लगा। प्रबुद्ध जाति की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि अब वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण वर्ग से संबंधित लोगों को जाति पहचान जताने की कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि दूसरी ओर प्रभुत्व जाति सदस्यता प्रतिष्ठा का सूचक बन गई है। विगत वर्षों में ऐसी ही भावना दलितों में भी आई, जो अपने को दलित बताने में प्रतिष्ठा अनुभव करते हैं। पश्चिमीकरण क्या है, आप जानते हैं? पश्चिमीकरण वेस्टर्न कल्चर, तो वेस्टर्नलाइजेशन है। आप अपने अध्याय में हमारे पश्चिमी औपनिवेशिक अतीत के बारे में जान चुके हैं। ये भी जाना कि इसके प्रभाव से अनोखे व विरोधाभासी परिवर्तन आए। एम एस श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुए कहा कि यह भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 यानी 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है, जिसमें विभिन्न पहलू आते हैं जैसे प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा और मूल्य। पश्चिमीकरण के विभिन्न प्रकार रहे हैं। एक प्रकार के पश्चिमीकरण का मतलब उस पश्चिमी उपसंस्कृति प्रतिमान से है जिसे भारतीयों के उस छोटे समूह ने अपनाया जो पहली बार पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए हैं। इसमें भारतीय बुद्धिजीवियों की उपसंस्कृति भी शामिल थी। इन्होंने न केवल पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकारों, स्वरूपों एवं जीवन शैली को स्वीकारा, बल्कि इनका समर्थन एवं विस्तार भी किया। 19वीं सदी के अनेक समाज सुधारक इसी प्रकार के थे। दिए गए बॉक्सों को आपको विभिन्न प्रकार के पश्चिमीकरण के बारे में ज्ञान होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर है। क्या आप ऐसे भारतीयों के विषय में सोच सकते हैं जो अपनी पोशाक एवं अभिव्यक्ति से पूर्ण रूपेण पश्चिमी हों, परंतु उनमें प्रजातांत्रिक व समानता के मूल्यों की कोई छाप न हो, जो कि आधुनिक दृष्टिकोण के भाग हैं? हम आपको 2 उदाहरण दे रहे हैं। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण वास्तविक जीवन एवं फिल्मों में पाते हैं? हम ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त है, लेकिन कुछ विशिष्ट सजातीय अथवा धार्मिक समुदायों के उनके विचार पूर्वग्रही है। एक परिवार जिसने पश्चिमी संस्कृति के बाहरी स्वरूप को स्वीकार कर लिया है, जिसे उनके आवास की आंतरिक साज सज्जा में देखा जा सकता है, परंतु समाज में महिलाओं की भूमिकाओं के विषय में उनके विचार अत्यंत संकीर्ण है। बालिका भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आपको ये भी चर्चा करनी है कि इस तरह का दोहरापन और विरोधाभास केवल भारतीयों में ही देखने को मिलता है या गैर पश्चिमी समाज में रह रहे लोगों में भी व्याप्त है। क्या यह उतना ही सच नहीं है कि पश्चिमी समाजों में भी प्रजातीय एवं भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण विद्यमान है? अतः हम पाते हैं कि ऐसे लोग कम ही थे जो पश्चिमी जीवन शैली को अपना चुके थे या जिन्होंने पश्चिमी दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अन्य पश्चिमी संस्कृति तत्वों जैसे नए उपकरणों का प्रयोग, पोशाक, खाद्य पदार्थ तथा आम लोगों की आदतों और तौर तरीकों में परिवर्तन आदि थे। हम पाते हैं कि पूरे देश में मध्य वर्ग के एक बड़े हिस्से के परिवारों में टेलीविज़न, फ्रिज, सोफा सेट, खाने की मेज और उठने बैठने के कमरे में कुर्सी आदि आम बात है। पश्चिमीकरण में किसी संस्कृति विशेष के बाहरी तत्वों के अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है, परंतु आवश्यक नहीं कि वे प्रजातंत्र और सामाजिक समानता जैसे आधुनिक मूल्यों में भी विश्वास रखते हों। जीवन शैली एवं चिंतन के अलावा भारतीय कला और साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। अनेक कलाकार जैसे रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने चटर्जी सभी औपनिवेशिक स्थितियों के साथ अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं कर रहे थे। अगले पृष्ठ पर दिए गए बॉक्स में आपको पता चलेगा कि रवि वर्मा जैसे कलाकार शैली, प्रविधि और कलात्मक विषय की पश्चिमी संस्कृति तथा देशज परंपराओं ने निर्मित किया। इस बॉक्स में उस चित्र की चर्चा हुई है जिसमें रवि वर्मा ने केरल देशीय समुदाय के एक परिवार का चित्रण किया है, तथा वो चित्र जिसमें एक
ऐसा परिवार है जो कि आधुनिक आधुनिक पश्चिमी विशिष्ट पृत्तवंशी एकाकी परिवार लगता है, जिसमें माता पिता और बच्चे सम्मिलित हैं। उपरोक्त विवेचना और उदाहरणों से यह पता चलता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन विभिन्न स्तरों पर हुआ और इसके मूल में हमारा औपनिवेशिक काल में पश्चिम से परिचय था। आज के युग में पीढ़ियों के बीच संघर्ष और मतभेद को एक प्रकार के सांस्कृतिक संघर्ष और मतभेद के रूप में भी देखा जाता है, तो जो कि पश्चिमीकरण का परिणाम है। निम्नलिखित कथन को पढ़ते हुए आप इस अंतराल को समझेंगे। क्या आपने इसे देखा है या इसे ऐसा अनुभव किया है? आप अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि क्या केवल पश्चिमीकरण ही पीढ़ियों के बीच होने वाले संघर्ष का कारण है? क्या यह संघर्ष आवश्यक बुराई है? श्रीनिवास के अनुसार निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण को। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इस तरह का सामान्यीकरण अनुपयुक्त है, जैसे कि केरल के थिथिया, जो किसी भी प्रकार उच्च जाति के नहीं हैं, के अध्ययन से पता चलता है कि थिथिया भी पश्चिमीकरण की इच्छा रखते हैं और भरसक प्रयास भी करते हैं। अभिजात थियाओं ने तो ब्रिटिश संस्कृति को स्वीकार किया और एक ऐसी विश्वजनीन जीवन शैली की महत्वाकांक्षा को कि जो जाति व्यवस्था की आलोचना करती है। ठीक इसी तरह पश्चिमी शिक्षा से लगता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विभिन्न समूहों के लोगों के लिए नवीन अवसर उत्पन्न होंगे। निम्नलिखित उदाहरण से ये बात स्पष्ट होती है। कहाँ उदाहरण है? तो ये है, प्रातः मध्य वर्ग पश्चिमीकरण से आया पीढ़ियों का मतभेद अधिक जटिल होता है। देखिए जैसे यहाँ पर सिंगिंग डांस दिया गया है, तो हालांकि यहाँ पे लिखा है कि हालांकि वे मेरे अपनी ही मांस मज्जा से हैं, लेकिन कभी कभी वे मुझे पूरी तरह से अपरिचित से लगते हैं। हमारे बीच में कुछ भी समान नहीं है, न तो उनके जैसा सोचने का तरीका, न ही उनके जैसा पहनना ओढ़ना, न ही बोलना चलना। वे नई पीढ़ी के हैं। मेरे सोचने का तरीका उनसे इतना अलग है कि हमारे बीच किसी भी प्रकार की पारस्परिकता असंभव है। फिर भी मैं उनको अपने हृदय से प्यार करती हूँ। मैं उन्हें हर वो चीज़ देना चाहूँगी जो वो चाहें, क्योंकि उनकी खुशी ही मेरी इच्छा है। रविंद्रनाथ के वो शब्द मेरे हृदय में एक मर्मिक अनुभव देते हैं। तुम्हारा समय है, अब मेरे अंत की शुरुआत है। मैं और मेरे बच्चे पल्लव कल्लो और किंगकिनी में कुछ भी समान नहीं है। पल्लव एक अलग देश में एकदम से अलग संस्कृति में रहता है। उदाहरण स्वरूप, हम 12 साल की उम्र से मेखला चादर पहनते रहे थे, लेकिन मेरी बेटी किंगकिनी, जो गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेंट की विद्यार्थी है, पैंट और बैगी कमीज पहनती है और कल्लोल को अपने चेहरे पर उलझे हुए बाल रखना अच्छा लगता है। जब मैं मीरा के भजन सुनना चाहती हूँ तो कल्लोल और किंगनी व्हिटनी हस्टर के पॉप संगीत सुनना पसंद करते हैं। कभी कभार जब मैं वर्गीत की कुछ लाइनें गाने की कोशिश करती हूँ तो किंगिन अपने गिटार पर पश्चिमी धुन बजाना चाहती है। तो देखिए यही है, ऐसे आधुनिकीकरण हुआ। आगे है कि हम प्रायः पश्चिमीकरण की विवेचना करते हुए उपनिवेशवाद के प्रभाव का हवाला अवश्य देते हैं, लेकिन इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि हमारे समसामयिक जीवन में पश्चिमीकरण के अनेक स्वरूप उपस्थित होते हैं। अब आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण क्या है ये? तो आधुनिकीकरण शब्द का एक लंबा इतिहास है। 19वीं सदी से और विशेषकर 20वीं सदी के दौरान इस शब्द को सकारात्मक और वांछनीय मूल्यों से जोड़कर समझा जाने लगा। प्रत्येक समाज और उसके लोग आधुनिक बनना चाहते थे। प्रारंभिक वर्षों में आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से था। बाद में इस शब्द के बृहद मतलब सामने आने लगे। इसका मतलब विकास का वो तरीका हो गया जिसे पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका ने अपनाया। तदुपरांत ये सलाह दी जाने लगी कि अन्य समाजों में भी आवश्यक रूप से विकास का यही तरीका और रास्ता अपनाया जाना चाहिए। जैसा कि हमने अध्याय 1 में जाना, भारत में पूंजीवाद का प्रारंभ औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में हुआ। भारत में आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण का प्रारंभ भी औपनिवेशिक काल से संबंध है, परंतु यह पश्चिम में हुई वृद्धि से अलग है। भारतीय अनुभव इन मामलों में पश्चिमी अनुभव से गुणात्मक रूप से भिन्न लगता है। इसके साक्ष्य के तौर पर आप 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आंदोलनों का स्मरण कर सकते हैं, जिसके बारे में इस पाठ के पूर्व में बताया गया था।
पश्चिमीकरण और समाज सुधार आंदोलनों में एक स्पष्ट संबंध पाते हैं। अब आगे हम भारतीय संदर्भ में आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण की चर्चा एक साथ करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। ये दोनों ही आधुनिक विचारों का हिस्सा है। समाजशास्त्रियों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की परिभाषा करते हुए इसके तत्वों को सामने लाने का प्रयास किया है। आधुनिकता का मतलब ये समझ में आता है कि इसके समक्ष सीमित, संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और जनीन दृष्टिकोण यानी कि समूचे विश्व का नागरिक होना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसमें उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सततता को भावुकता, धार्मिक पवित्रता और अवैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। इसके प्रभाव में सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, न कि समूह को इसके मूल्यों के मुताबिक। मनुष्य ऐसे समूह संगठन में रहते हैं, काम करते हैं जिसका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। इसमें भाग्यवादी प्रवृत्ति के ऊपर ज्ञान तथा नियंत्रण क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है और यही मनुष्य को उसके भौतिक तथा मानवीय पर्यावरण से जोड़ता है। अपनी पहचान को चुनकर अर्जित किया जाता है कि न कि जन्म के आधार पर। इसका मतलब यह भी है कि कार्य को परिवार, गृह और समुदाय से अलग कर नौकरशाही संगठन में शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दों में लोग स्थानीय सीमाबद्ध विचारों से प्रभावित न होकर सार्वभौमिक जगत व उसके मूल्यों को मानते हैं। आपका व्यवहार और विचार आपके परिवार या जनजाति या जाति या समुदाय द्वारा तय नहीं होंगे। आपको अपना व्यवसाय अपनी पसंद से चुनने की स्वतंत्रता होती है, न कि यह व्यवस्था की जो व्यवसाय आपके माता पिता ने किया वही आप भी करें। कार्य का चुनाव आपकी इच्छा पर आधारित है, न कि जन्म पर। आप कौन हैं से आपकी पहचान आपकी अर्जित उपलब्धियों से बनती है। वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को मान्यता प्राप्त होती है, तर्क को महत्ता मिलती है। आधुनिक पश्चिम में पंथ निरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आती है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के सभी प्रतिपादक विचारकों की मान्यता रही है। आधुनिक समाज ज़्यादा से ज़्यादा पंथ निरपेक्ष होता है। पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक मानव के धार्मिक व्यवहार, उनका धार्मिक संस्थानों के संबंध, धार्मिक संस्थानों का सामाजिक तथा भौतिक प्रभाव और लोगों के धर्म में विश्वास करने की सीमा को विचार में लेते हैं। यह माना जाता है कि पंथ निरपेक्ष के सभी सूचक आधुनिक समाज में धार्मिक संस्थानों और लोगों के बीच बढ़ती दूरी के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हाल ही में धार्मिक चेतना में अभूतपूर्व वृद्धि और धार्मिक संघर्ष के उदाहरण में सामने आए हैं। निष्कर्ष, आइए देखते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये दे सकते हैं कि इस अध्याय में भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। औपनिवेशिक अनुभव के परिणाम दीर्घकालिक थे। इनमें से बहुत से अनैच्छिक और विरोधाभासी थे। आधुनिकता के पश्चिमी विचारों ने भारतीय राष्ट्रवादियों की काल्पनिकता को निर्मित किया। कुछ पारंपरिक शास्त्रों और ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण देने के लिए तत्पर हुए, जबकि एक अन्य समूह ने इन पारंपरिक ग्रंथों को अमान्य करार दिया। पश्चिमी सांस्कृतिक स्वरूपों की हमारे समाज में पैठ हुई। इसके अनुरूप ही एक नए प्रकार के सामाजिक व्यवहार के मानदंड सामने आए कि पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का आचरण किस प्रकार का हो। कलात्मक अभिव्यक्तियों में भी इसकी छाप नजर आई। हमारे समाज सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलनों पर पाश्चात्य समानता और प्रजातंत्र के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। इन सबसे एक ओर जहां पश्चिमी विचारों को भारतीय समाज में स्वीकृति मिली, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय परंपरा पर प्रश्न किए गए तथा उसकी पुनर्व्याख्या की गई। अगला अध्याय भारत के प्रजातांत्रिक अनुभवों के बारे में है, जिसमें पुनः यह दर्शाया गया है कि कैसे एक अत्यधिक असमानता वाले समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय के मूलभूत विचारों पर आधारित संविधान को लागू किया गया। इस अध्याय में पुनः दर्शाया गया है कि कैसे कुछ जटिल तरीकों से हमारे समाज में परंपरा और आधुनिकता लगातार पुनर्भाषित किया है। तो देखिए अब यहाँ पर ये खत्म होता है। कुछ यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है, जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। संस्कृति पर एक आलोचना टिप्पणी लिखी थी। संस्कृति करण पर लिखना है। पश्चिमीकरण का साधारणतः मतलब होता है पश्चिमीकरण पोशाकों व जीवन शैली का अनुकरण। क्या पश्चिमीकरण के दूसरे पक्ष भी हैं? क्या पश्चिमीकरण का मतलब आधुनिकीकरण है? चर्चा कीजिए। तो इसे यहाँ कुछ लघु निबंध है जो कि संस्कार और पंथ निरपेक्षीकरण है, जाति और पंथ निरपेक्षीकरण है, जेंडर और संस्कृतिकरण है। यहाँ पे देखिए संदर्भ ग्रंथ यानी कहाँ से लिया गया उसके बारे में। तो देखिए इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग इसको पढ़िए और समझिए कि संस्कृतिकरण क्या है, कैसे कैसे संस्कृति में परिवर्तन हुआ।
तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और फिर ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।